नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का टॉपिक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जैसे आगे पढ़ा है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। पार्ट नंबर 4 है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी देने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल के अंतर्गत क्या किया, देखो सबसे पहले उन्होंने एक प्रयोग किया था। क्या किया था? प्रयोग किया था। प्रयोग करने के लिए उन्होंने अल्फा कण या हीलियम के कणों का प्रयोग किया। किन कौन से कणों का? हीलियम के कणों का। ठीक है, और एक परमाणु की उनको आवश्यकता थी, तो वो परमाणु उन्होंने सोने की धातु से लिया। ठीक है, अब परमाणु जैसे आप अपन जानते हैं परमाणु का साइज बहुत छोटा है, तो किसी अन्य वस्तु को लेते तो बहुत सारे परमाणु आ जाते हैं। उनको कम से कम परमाणु रखने थे, एक परमाणु तो अलग नहीं हो सकता, एक परमाणु के साथ प्रयोग नहीं कर सकते, तो कम से कम परमाणु चाहिए थे, इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया। सोने की पन्नी लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। सबसे अधिक आघातवर्ती धातु होती है सोना, इसलिए बहुत पतली परत उनको मिल गई। आगे लगा दिया एक पर्दा, जिससे अल्फा कण इस पन्नी में से टकराएंगे और टकराकर पर्दे पर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अल्फा कण हीलियम कण होते हैं, इनके पास अधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा होती है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर गिराया तो बहुत सारे अल्फा कण है वो सीधे निकल गए। क्या हो गए? अल्फा कण उस पन्नी में से सीधे बाहर निकल गए। देखो ये अल्फा कण सीधे निकल रहे। ठीक है, मैंने 3 दर्शाया, लेकिन हजारों की संख्या में होंगे, सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा कण थे जो किसी कोण पर विक्षेपित हो गए। क्या हो गए? किसी कोण पर विक्षेपित हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये भी। लेकिन लगभग 12,000 में से एक कण ऐसा था। कितने में से? 12,000 में से। कितने में से? 12,000 में से एक कण ऐसा था जो उस पन्नी से टकराया और टकराकर वापस लौट आया। ठीक है, अब देखो उन्होंने अल्फा कणों की तुलना तो एक फुटबॉल से की, फुटबॉल की गेंद होती है उससे, और इसकी जो तुलना की है सोने की पन्नी को कागज से की है। अपन कागज पर यदि फुटबॉल को मारते हैं तो वो कागज को साथ लेकर जाएगी, कोई बात नहीं, वो तो सबको पता है कि कागज को साथ लेकर जाएगी। लेकिन उस कागज से टकरा कर यदि फुटबॉल वापस आती है तो हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक होगा। यही आश्चर्यजनक रदरफोर्ड के लिए हुआ कि कैसे इतने भारी हीलियम के कण इतनी ऊर्जा वाले सोने की पन्नी से टकरा कर लौट आए। ये उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक था। ये सब देखने के बाद उन्होंने परिणाम निकाला। क्या निकाला? परिणाम निकाला। क्या निकाला? चूंकि देखा था उन्होंने कि अधिकांश अल्फा कण है वो उस सोने की पन्नी में से सीधे निकल गए। अब सीधे निकल गए इसका मतलब क्या है? परमाणु का अधिकांश भाग कैसा रहेगा? खोखला रहेगा। कैसा रहेगा? खोखला। तो उन्होंने बोला कि अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। जब खोखला होगा तभी अधिकांश अल्फा कण है वो सीधे निकल जाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी बात क्या बताई? परमाणु के अंदर धन आवेशित भाग है वो अत्यधिक कम मात्रा में होता है। ठीक है, और सभी एक बिंदु पर केंद्रित होता है। कहां पर होता है? एक बिंदु पर केंद्रित। धन आवेशित भाग एक बिंदु पर केंद्रित होता है, और इस धनावेशित भाग को उन्होंने नाम दिया था नाभिक। पिछले वीडियो में आपने देखा था, एक ट्रिक बताई थी, नाभिक की खोज करता कौन थे? रदरफोर्ड। तो कैसे कि जब वो अधिकांश धनावेशित भाग है वो किसी बिंदु पर केंद्रित है, उसी बिंदु को उन्होंने क्या नाम दिया था? नाभिक दिया था। ठीक है, उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा कण है वो किसी कोण पर विक्षेपित हो गए। तो विक्षेपित कौन हुआ? जो उस नाभिक के पास से होकर गुजरा, तो नाभिक के प्रभाव के कारण उनकी दिशा वो बदल गई, तो विपरीत दिशा में चले गई। ठीक है, फिर लगभग 12,000 में से एक कण ऐसा था जो टकराया और टकरा कर लौट आया। इसका मतलब जो अल्फा कण सीधे नाभिक से टकराई, सीधी टक्कर हो गई, वो नाभिक से टकराया और टकराकर वापस लौट आया। तो ये 3 प्रकार के उन्होंने परिणाम देखे। परिणाम देने के बाद उन्होंने अपने मॉडल प्रस्तुत किया। मॉडल प्रस्तुत किया, उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के अंतर्गत धनावेशित भाग किसी बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे अपन नाभिक कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण भाग है परमाणु। और दूसरी बात क्या बताई? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है उसके नाभिक में होता है। कहां पर होता है? नाभिक में होता है। ठीक है, फिर मॉडल के अंतर्गत एक और क्या बात बताई? उन्होंने बताया कि परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा को विकिरित करते हैं। विकिरित करने का मतलब अपनी ऊर्जा को बाहर निकालते रहते हैं। उनकी ऊर्जा चक्कर लगाते जाएंगे। ठीक है, नाभिक के चारों, ये नाभिक है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और लगातार अपनी ऊर्जा को विकिरित करते जाएंगे। ये किन्होंने बताया था? रदरफोर्ड ने। कितनी बात बताई? 3 बात। कौन सी? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। कहां पर होता है? नाभिक में होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा को क्या करेंगे? विकिरित करेंगे। ठीक है,
ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अंतर्गत उन्होंने सिद्धांत दिया था। अब चूंकि नाभिक से संबंधित है इसलिए इसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है? नाभिकीय मॉडल। ठीक है, जैसे कंपटीशन में प्रश्न आ गया जहां पर विज्ञान आती है वहां कि परमाणु की संरचना से संबंधित कौन से वैज्ञानिक का मॉडल है वो नाभिकीय मॉडल कहलाता है, तो वो कौन सा होगा? रदरफोर्ड होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये तो उन्होंने दे दिया हीलियम के कण है, और इस प्रकार से उन्होंने बातें बताई कि अधिकांश भाग खोखला है, धनावेशित भाग है, सेंटर पर होता है जिसे नाभिक कहा गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का लगातार ऊर्जा का विकिरण होगा। ठीक है, ये बात किन्होंने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी। ठीक है, अब क्या होता है जब इन्होंने ये सारी बातें बताई तो बहुत जनों को बातें हजम नहीं होगी कि क्या पता इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते कि नहीं लगाते, क्या पता ऊर्जा का विकिरण होता है कि नहीं होता। तो एक और वैज्ञानिक आए थे इनके साथ में जिसका नाम है निल्स बोर। क्या नाम है? निल्स बोर। तो देखो जब तक किसी एक सटीक मतलब तार्किक रूप से किसी मतलब उत्तर पर नहीं जाते तब तक खोजें होती रहती है। ठीक है, ये तार्किक रूप से क्या पता सही है कि नहीं है, तो इनकी खोज करने के लिए निल्स बोर है। तो निल्स बोर ने एक बात और बता दी। क्या बता दी? कि इन्होंने जो बताया था रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा को विकिरित करेगा। तब इन्होंने क्या बताया कि अगर ऐसा होता इलेक्ट्रॉन विकिरित अपनी ऊर्जा का विकिरण करेगा तो क्या होगा? एक दिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन सीधा नाभिक के अंदर गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन, नाभिक, परमाणु सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं कि परमाणु का अस्तित्व होता है, तो इनकी कमी थी। तो इन्होंने ये बात बता दी कि ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। तो ये हो गई रदरफोर्ड की कमियां। क्या हो गई रदरफोर्ड की कमियां? क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बताया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा को विकिरण करता है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को लगातार विकिरित करेगा तो अपनी ऊर्जा एक दिन उस इलेक्ट्रॉन की समस्त ऊर्जा वो खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये नाभिक है, ठीक है, ये क्या है? नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लगातार चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को विकिरित करेगा तो एक दिन कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, नाभिक का अस्तित्व, परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन का, परमाणु का अस्तित्व होता है। तो ये क्या होगी? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी होगी। ठीक है, तो निल्स बोर आ गए, इन्होंने इनकी कमी को दूर कर दिया। इन्होंने क्या कहा? निल्स बोर ने एक बात तो सेम ही थी, परमाणु के अंदर धनावेशित भाग है वो सेंटर पर होता है, और इन्होंने एक नई बात क्या बता दी कि चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। ये साहब तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो अपनी ऊर्जा का विकिरण करेगा, लेकिन निल्स बोर क्या कहते हैं? चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा तभी तो परमाणु स्थायी है। यदि इनकी बात मानकर अपन मान ले कि ऊर्जा का विकिरण करता है तो इसका मतलब परमाणु स्थायी नहीं। ठीक है, निल्स बोर ने क्या कहा? निल्स बोर ने कहा, अब इनकी बातें क्या है निल्स बोर के मॉडल की, ये सब बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है। क्या कर सकता है? निश्चित कक्षाओं में चक्कर। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगा सकता है। कौन कहते हैं? निल्स बोर। निल्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनको विविक्त कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविक्त कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविक्त कक्षा कहा जाता है। ठीक है, इन विविक्त कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर। ठीक है, जैसे ये नाभिक हो गया, ये के स्तर है, ये एल कक्ष है, एम कक्ष है। पहले तो क्या बताया? प्रत्येक विविक्त कक्षा को नाम दिया गया के एल एम एन, अल्फाबेटिकल रूप से नाम दिया गया। ठीक है, एबीसीडी में के से लगाकर आगे बढ़ते हुए, पहला कक्षक है तो के कक्षक, दूसरा है तो एल, तीसरा है तो एम। तो ये नाम किसने दिया गया? निल्स बोर ने दिया गया। ठीक है, अब इन प्रत्येक कक्षा को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर। जैसे ये के ऊर्जा स्तर, एल ऊर्जा स्तर और एम ऊर्जा स्तर। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बताया कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, मतलब निश्चित कक्षा में निश्चित प्रकार की ऊर्जा होगी, तो के कक्षा की ऊर्जा अधिक अलग होगी, एल की अलग होगी, एम की अलग होगी।
प्रत्येक परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसको विवेक कक्षा कहा जाता है। इन कक्षाओं को के एल एम नाम दिया गया, ठीक है। प्रत्येक कक्षा को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, के ऊर्जा स्तर, एल ऊर्जा स्तर, एम ऊर्जा स्तर, ठीक है। और क्या बताया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय किसी भी प्रकार की ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और निल्स बोर का परमाणु मॉडल, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।